यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हिंदी साहित्य के एक मूर्धन्य रचनाकार, जाने माने आलोचक भाई प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी हमारे बीच हैं। ये हमारे बीच के हैं। इन्होंने दिल्ली जाकर बिहार की जो रचना धर्मिता है, उस रचना धर्मिता को वहां सिद्ध कर हमारे प्रांत का गौरव बढ़ाया है। अभी जो युवा आलोचक हैं, उन युवा आलोचकों में इनका विशिष्ट स्थान है। अपनी तार्किकता के कारण, अपनी संप्रेषण क्षमता के कारण, अभिव्यक्तिगत सौष्ठव के कारण ये हिंदी के गंभीर पाठकों में अत्यंत लोकप्रिय हैं। भाई चौबे जी कहानीकार के रूप में भी मान्य हैं। पहली बार मैंने इन्हें कहानीकार के रूप में ही जाना पहचाना था। इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अत्यंत लोकप्रिय अध्यापक के रूप में इनकी पहचान है। समकालीन साहित्य पर इन्होंने गंभीर चिंतन किया है। समकालीनता क्या है, वैश्वीकरण के दबाव में साहित्य का स्वरूप और उसकी संवेदना में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इनको इन्होंने काफी गंभीरता के साथ विवेचित किया है। ये बहुत व्यस्त हैं। हमारे विशेष आग्रह पर आज एकल व्याख्यान के रूप में ये एकल व्याख्यान देने के लिए ये हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। बिहार का यह दूसरा विश्वविद्यालय जिसकी अपनी गौरवशाली परंपरा रही है, जहां हिंदी अध्यापन की शुरुआत पंडित रामदीन पांडेय ने की। रामदीन पांडेय के बाद जहां रामधारी सिंह दिनकर अध्यक्ष होके आए थे, नवल किशोर गौरजी थे, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, वीरेंद्र श्रीवास्तव, श्याम नंदन किशोर, रमाकांत पाठक जैसे मनीषियों का यह विभाग रहा है। इस विभाग में हम अपने बंधु का स्वागत कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि आप ही जलने लगे यादों के चिराग, जब भी खुशबू तेरी ये दोस्त हवाओं में मिली। कल से ये मुजफ्फरपुर में हैं और इनकी खुशबू चारों ओर फैल गई है। मैं बिना अधिक समय लेते हुए सीधे इनको व्याख्यान के लिए आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं। प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी। आदरणीय सतीश राय और मेरे बहुत ही पुराने परिचित आपके शहर के कवि संग्रह कल्याण जी, और मैं खुद शहर लोग से पहली बार मिल रहा हूँ, इसीलिए शायद मैं नाम नहीं लूँगा तो बुरा नहीं मानूंगी। और आप सुनो में भी राकेश जी से भेंट हुई और आप सबसे भेंट हुई। सतीश जी ने अच्छी बात कही कि यह शहर मेरा शहर तो नहीं है, लेकिन खुद पहले अभी बातचीत हो रही थी जानकी वल्लभ शास्त्री को लेकर के। तो पहली बार हम लोग सुबह इस शहर में आए थे 85 के आसपास। साल मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, लेकिन वहीं करीब होगा। और हम लोग 5-6 आप ही की तरह 5-6 छात्र थे, छात्राएँ कोई छात्री थे, दिल्ली से पटना आए थे और हम लोग को लगा कि शास्त्री से मिलना चाहिए। और हम लोग वहाँ से बस में बैठ कर मुजफ्फरपुर आए।
उनके घर पहुँचे करीब 11 बजे के आसपास। बहुत देर बातचीत होती रही, उन्होंने हम लोगों को खिलाया पिलाया भी। उन्होंने बताया कि दिल्ली से आ रहे हैं, फिर रांची लौट जाएंगे, और फिर शाम की बस से हम लोग वापस चले गए थे। तो अच्छा लगा कि किसी बहाने भी शहर दोबारा आना हुआ, और करीब 35 साल बाद से। तो उस समय भी हम लोग बहुत बड़े नहीं थे कि शहर की स्मृतियाँ बहुत गहरी हो, लेकिन शहर तो आपका बहुत बदल गया, बहुत अधिक बदल गया। शहर काफ़ी बड़ा हो गया है, और कहते हैं कि जब शहर बड़ा होता है तो आदमी धीरे धीरे थोड़ा सा छोटे होने लगते हैं, मतलब आदमी के पास थोड़ी कमतर होने लगती है। और इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को भी बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। बड़ा मतलब ऊंचाई में नहीं, बल्कि बड़ा आपके दिल से होना चाहिए, दिमाग से होना चाहिए, और आपकी जो मतलब पहुंच है उससे बड़ा होना चाहिए कि आप कैसे अकेले तो आगे बढ़ते ही हैं, कैसे अपने मित्रों को लेकर के, अपने सहपाठियों को लेकर के, अपने सहयोगियों को लेकर के, यहाँ तक कि आपके आसपास की जो हवाएं हैं, पानी है, उसको भी लेकर के आप आगे बढ़ें। और जाहिर है कि हवाओं पानी को लेकर के तो आप चल नहीं सकते, तो आपकी कविताओं में, आपकी कहानियों में ये सारी चीज़ें आती है किसी न किसी तरीके से। तो मुझे अच्छा लगा आपके शहर में आकर के, आपके इस विभाग में आकर के, और आपकी इस कक्षा में आकर के। हम लोग भी कभी ऐसे ही आप ही की तरह बैठते थे अपने रांची यूनिवर्सिटी की कक्षाओं में। जेबी के क्लास में बहुत छोटे छोटे होते थे। हम लोग जब पढ़ने गए तो नामोज के कमरे में ही सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर पढ़ा हम लोगों ने। प्रोफेसर मैनेजर पांडे के कमरे में ही, जहाँ पर उस समय रिसर्च स्कॉलर्स की संख्या 15 से होती थी, कभी 2-4 आगे पीछे हो जाते थे। एक ही टीचर के कक्ष में थोड़े बड़े होते थे, उसमें 15-20 कुर्सियाँ होती थी। तो फिर वैसे उन्होंने मैनेजर पांडे की क्लास में सोशियोलॉजी, फिलोसफी ऑफ लिटरेचर हिस्ट्री पढ़ा, और फिर केदार जी ने हमें कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ाया। और इस तरह से धीरे धीरे कहिए कि उसके बाद जो कक्षाओं से दूरी हुई पढ़ने के मामले में, वो समाप्ति हो गई। लेकिन हम अभी भी, मैं मान के चलता हूँ कि उधर बैठ करके सुनना और पढ़ना दुनिया का सबसे अच्छा काम है छात्रों के लिए। लेकिन समय बहुत जल्दी बीत जाता है। हम लोग कहते हैं कि यादें रहती है, फिर हम लोग भी याद करते हैं कि कब जल्दी छात्र हुआ करते थे। तो आप लोग का बहुत ये अच्छा समय है। ये छात्र जीवन कहा जाता है कि दुनिया का, मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा क्षण होता है। अब एक बार जितना बढ़िया से बिता लेंगे, दोबारा वापस नहीं आएगा। हम लोग तो बहुत बंधन में होते हैं टीचर्स। हम लोग ना बहुत जोर से हंस सकते हैं, आप लोग कहीं भी हंस सकते हैं, खिलखिला सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, कहीं भी जाकर के घासों पर बैठ सकते हैं। हम लोग नहीं बैठ सकते हैं शायद, कहीं भी बैठ सकते हैं। आप लोग बैठ कर आपस में बातें कर सकते हैं, लाइब्रेरी में जा सकते हैं, मतलब आपके लिए पूरी दुनिया खुली होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि छात्र जीवन सबसे अच्छा होता है। इसको जितना आप बढ़िया से जी सके, जरूर जीने की कोशिश करिए, क्योंकि समय दोबारा आपके पास नहीं आएगा। उसके बाद तो इतने काम हो जाते हैं कि मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सभी जी कह रहे थे कि भागते भागते हम लोग पकड़ में आए। बड़ा अच्छा लगा कि क्योंकि मेरा मन था, इसीलिए हम लोग यहाँ मिल पा रहे हैं। जब उज्ज्वल जी से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उज्ज्वल जी ने 1857 पर काम किया था, मेरे साथ एमफिल का काम किया था। और उस समय जो हिंदी के टेक्स्ट छपे थे 1857 पर, 2007 में, तो उसमें इनको बढ़िया, इन्होंने अच्छा काम किया था। संयोग से इनके जामना साहब ईसर तालम थे ना, ICHR के मेंबर सेक्रेटरी थे ईसर तालम, इतिहास के प्रोफेसर हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आजकल डीन है, इतिहास के डिपार्टमेंट भी है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई अगर आप हिंदी के छात्र हैं, तो कहा जाता है कि सिर्फ साहित्य की दुनिया बहुत बड़ी होती है। और साहित्य में आपका इतिहास भी होता है, उसमें आपकी इकोनॉमिक्स भी होती है, उसमें ज्योग्राफिया भी होता है, उसमें राजनीतिक विज्ञान भी होता है, उसमें मनोविज्ञान भी होता है, उसमें एंथ्रोपोलॉजी भी होती है। मतलब दुनिया की जो तमाम विषय हो सकते हैं। साहित्य कहा जाता है कि वह घर होता है जहाँ पर हर चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको लेने की कला होनी चाहिए कि आप क्या लेना चाहते हैं। कई बार हम बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं, सिर्फ हम BA की MA की डिग्री लेने के लिए उन किताबों में जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। वहाँ हम उन कहानियों में इतिहास को नहीं देख पाते हैं, उन कहानियों में हम ज्योग्राफियों को नहीं देख पाते हैं, उन
कहानियों में या किसी कविता में हम जो मनोविज्ञान है या जो मन है जिसको माइंड कहते हैं उसको हम ठीक से रीड नहीं कर पाते। जबकि कोई भी दो पंक्ति पढ़िए, मान लीजिए आपके शहर के अनामिका जी हैं, अगर कहती हैं कि मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया उतना खुलती गई, तो यह सिर्फ पंक्ति नहीं है, यह एक तरह से माइंड है। इसको माइंड को रीड करिए। ये कविता कैसे एक स्त्री मन को समझने या समझाने की कोशिश करती है। तो सिर्फ वो पंक्ति नहीं है, तो उस दिमाग को पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कवि या कलाकार या जो भी क्रिएटिव आदमी का रचता है। यह कलाकार आपके दिमाग में भी बैठा हुआ है। कई बार हम उस कलाकार को चुपचाप दबाए रहते हैं, चुपचाप जो जरूरी होता है कि 10 बजे पहुंचना है एक कक्षा में, उसी में हम घूमते फिरते रहते हैं और इसीलिए हम इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो उज्ज्वल जी ने बाद में गोपाल सिंह नेपाली पर काम किया और ये भी काम बहुत अच्छा किया इन्होंने। उज्ज्वल जी बहुत मेहनती हैं और जाहिर है कि आप लोगों के तकनीकी वाले पक्ष से भी काफ़ी परिचित हो गया होंगे। और हम लोगों ने जब UGC का जब ई पाठशाला वाला काम शुरू किया तो मेरी बहुत दिलचस्पी तकनीकी कामों में नहीं है। इनके चलते मैं उसके काम से जो है बहुत इन्होंने जोर डाला है। इवन आप मेरे कुछ जो लेक्चर देखे होंगे UGC के वेबसाइट पर या मतलब ई पाठशाला में नहीं बल्कि CEC का जो लेक्चर्स 20 लेक्चर हैं मेरे उसमें, तो वह भी लेक्चर शायद मैं ही नहीं देता। अगर इधर के ही गंगा पार के अगर मणिनाथ ठाकुर हैं, मिथिलांचल पूर्णिया के रहने वाले हैं, वहाँ जेल में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं। एक जमाने में प्रभात पर में काफ़ी लिखते थे, लेख हम लोग देखते रहते थे। तो उनका दबाव था कि नहीं कुछ लेक्चर्स होने चाहिए, और उन्होंने लेक्चर शायद डिलीवर किया था UGC CEC के लिए। और तब उन्होंने लगातार मैंने 20 लेक्चर दिया उनके लिए, कुछ इतिहास पर दिया और कुछ मैंने कहीं कि मतलब उन कवियों लेखकों पर दिया जिनके बारे में बातचीत बहुत कम होती थी या नहीं ही होती थी। जैसे महेंद्र ऋषि पर भी एक लेक्चर मैंने देखेंगे आप उसमें, भिखारी ठाकुर पर तो है ही उसमें, और बल्कि वो कह रहे थे ऋषि वाले जी के बारे में हमने नाम नहीं सुना है कि महेंद्र ऋषि कौन है, जो कोऑर्डिनेटर्स होते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जिस शहर के होते हैं, जिस इलाके के होते हैं, उसको टेक्निकल शब्दावली में उसको डोमेन एरिया कहा जाता है। जिस एरिया के आप होते हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में सिर्फ आप बता सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बता सकता है। और आपको मौका मिलता है उसके बारे में अपनी कक्षाओं में बताइए, छात्र होते हुए बताइए, उसके बारे में बातचीत करिए। और जहाँ भी मौका मिले आप बाद में भी कभी अध्यापक हो जाए या किसी भी जगह हो जाए, हिंदी अधिकारी हो जाए, स्कूल में पढ़ाए, आप उन चीज़ों की जो सबसे बड़ी खासियत उसको बताने की कोशिश करिए। बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई दोबारा आपके इतिहास को पढ़ने नहीं आएगा, आप ही को उसको रीड करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी भी होता है। तो जो जिससे जब मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि मतलब समकालीन साहित्य के इतिहास में थोड़ी बातचीत हम लोग करेंगे। और उसके पीछे मेरा एक ही कारण है बात करने के पीछे, उस पर मैंने लिखा भी काफ़ी है, 2-3 लेक्चर्स भी मेरे उस पर ऑलरेडी आप YouTube और UGC वाले वेबसाइट पर पढ़ेंगे, आप लोग सुनेंगे। तो हम लोग कुछ उस पर बात करेंगे कि समकालीन साहित्य के इतिहास को कैसे देखा और कैसे समझा जाए, या कैसे होना चाहिए, जो है वैसा ही होना चाहिए, जो नहीं है उसके बारे में भी सोचा जाए। पहली बार केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में जो शंभुनाथ जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कोर्स हिंदी के पाठ्यक्रम पर एक बहुत बड़ी संगोष्ठी आयोजित किया था, 2008 में किया था उन्होंने। और उसमें इतिहास वाले सत्र में उन्होंने मुझे रखा था। उससे विजय बहादुर सिंह थे, मैं था और 2 और नए लोग थे, बट विजय बहादुर सिंह उसको चेयर कर रहे थे उसको। और मैंने शंभुनाथ जी से कहा कि उन्होंने कहा कि आप समकालीन इतिहास को लेकर के बातचीत करेंगे। और जब मैंने सारी किताबों को छानना शुरू किया समकालीन इतिहास को लेकर के, तो तरह तरह की बातें उसमें थी। कभी सतीश जी ने कहा, प्रोफेसर सतीश जी ने, कि समकालीनता क्या है, मतलब ये बड़ा सवाल है। मतलब हम जिस समय में रह रहे हैं यह एक तरह से समकालीन ही है। मतलब अभी हम बिल्कुल समकालीन समय में बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरे व्याख्यान के बाद 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद यह फिर अतीत की बात है। तो कई बार मैंने देखा कि उसमें जो डिबेट हुआ, तो जाहिर है 2008 में तो मैं कुछ और तरीके से बातचीत किया था, अब तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो मुझे बार बार उस समय भी यह बात लगी थी कि
समकालीनता जो है सिर्फ टाइम है या विचार है या एक दिमाग भी है? मतलब आप लोग को क्या लगता है? या एक सिर्फ शब्द है और वह शब्द जो एक अर्थ को ध्वनित करता है? कई बार कहते हैं समकालीनता का अर्थ होता है कि जो तत्काल है, जो अभी अभी है, जो भी घटित हो रहा है, ये सारा का सारा समकालीन घटित हो रहा है। तो यह भी है या कुछ और है? मैंने थोड़ा डिक्शनरी को निकाला, मतलब जितनी भी डिक्शनरियाँ हो सकती थी, चाहे सोशल साइंस की डिक्शनरी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस की डिक्शनरी हो, और चाहे हिंदी की डिक्शनरी हो, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी हो, जो ऐसी शब्दावली शब्दकोश जो होते हैं, वहाँ पर भी तो बहुत कम जगह है शब्द है, ऐसा नहीं शब्द है, लेकिन कई जगह है। लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि जितने डिसिप्लिन के लोग हैं, जैसे इतिहासकार इस पर अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन साहित्य वाला थोड़ा सा नहीं दिखाई पड़ रहा था मुझे कि साहित्य में क्या समकालीनता का अर्थ है। तो आपके सामने एक सवाल होना चाहिए कि मतलब साहित्य कोई दुनिया से अलग चीज नहीं है। जो इस पूरी दुनिया में घटित हो रहा है वह भी साहित्य में ही आता है। अगर मान लीजिए कि जानकी वल्लभ शास्त्री हो इस शहर के, या फिर श्यामेंद्र किशोर या रामधारी सिंह दिनकर हो, इन लोगों ने जो लिखा अपने साहित्य में, तो किसी दूसरी दुनिया की बात नहीं की। अभी राकेश जी से बातचीत हो रही थी कि कैसे जो छंदों का उपयोग हुआ है आदिकाल में, कैसे उसका मध्यकाल में उपयोग हो रहा है, कैसे दिनकर जी से कभी आदिकाल के छंद का उपयोग आधुनिक काल में करते हैं। तो यह कहा जाता है कि साहित्य में एक निरंतरता बनी हुई है, जिसको हम लोग कंटिन्यूटी कहते हैं। अगर ये कंटिन्यूटी नहीं होगी तो फिर साहित्य में दिलचस्पी आपकी नहीं होगी। तो हमेशा साहित्य में इस कंटिन्यूटी को देखना बहुत जरूरी है, और यहीं से आपका किसी भी चीज को देखने का नजरिया बनना शुरू होगा। मान लीजिए कि अगर मैं आज समकालीन इतिहास के, समकालीन साहित्य के इतिहास पर बात करने जा रहा हूँ, तो आपको तुरंत देखना चाहिए कि क्या इसके मेरे अलावा किसने इस पर बात किया है, कहाँ बात किया है, कैसे बात किया है, या इस पर प्रोफेसर मैनेजर पांडे क्या कहते हैं, नामवर जी ने क्या कहा इसके बारे में, इस समकालीनता को लेकर, समकालीन साहित्य को लेकर के, या इसी प्रकार उसके पहले के जो क्रिटिक्स हैं, पुराने से थोड़ा और पहले चले जाए, मान लीजिए राम स्वरूप चतुर्वेदी को आप ले लीजिए, थोड़ा और पहले जाए तो गणपत चंद्र गुप्त भी हैं, या फिर और पहले जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, रामचंद्र शुक्ल भी है, राहुल सांकी टैंक भी, मतलब जितने हमारे बड़े बड़े आलोचक या लेखक किसी भी विषय के हों, तो उनके साथ भी देखना चाहिए कि उन्होंने इस विषय को लेकर के क्या कहा है या नहीं भी कहा है। अगर नहीं कहा है तो क्यों आचार्य द्विवेदी बार बार मध्यकालीनता की चर्चा करते हैं, उस बोध की बात करते हैं। तो मुझे बार बार लगता है कि हमारा जो साहित्य की जो हमारी दुनिया है, अभी राकेश जी से बातचीत हो रही थी कि जो हमारे दो जो बड़े मतलब विद्वान हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों की चर्चा इसलिए बार बार होती है कि ये साहित्य और विचारधारा की दुनिया के जो फंडामेंटल सवाल हैं उसके साथ ये टकराने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि ये चुपचाप गली बनी है, गली से निकलकर नीचे चले गए। वो सोचते हैं कि हम इधर से क्यों नहीं जा सकते हैं, हम उधर से क्यों नहीं जा सकते, क्या क्या बेसिक रीजन है कि हम नहीं जा सकते हैं, क्या ये दरवाजा इसलिए हम नहीं जा पाएंगे, या फिर वो जो सीढ़ी नहीं इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। तो कहा जाता है कि जो आलोचक होता है, जो विचारक होता है, हमेशा दो चीजों से टकराता है। एक जो विषय के जो फंडामेंटल सवाल होते हैं उनसे आपका टकराना बहुत जरूरी है, जिसे आप सिद्धांत कहते हैं। दूसरा होता है जिसे हम एप्लीकेशंस कहते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं। आपका सिद्धांत जितना स्ट्रांग होगा, जितना ताकतवर होगा, आपकी जो प्रयोग करने की जो क्षमता होगी उतनी ही अधिक और प्रभावशाली होगी। अगर सिद्धांत कमजोर होंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, आप जब तक उसको चलाते रहेंगे चलेगा, फिर उसके बाद वो चीजें बैठ जाएगी। जैसे एक साइंटिस्ट होता है लेबोरेटरी में, वो बीज के बारे में लगातार उस पर काम करते रहता है, और फिर कोई किसान होता है उस बीज को खेत में रोपता है, फिर खेत में फसल आती है, फसल बड़ी होती है, उन्हीं फसलों से हमारा जीवन चलता है। अगर फसलें नहीं होगी, हम नहीं होंगे। जो लेखक होता है इनसे परे नहीं होता है। लेखक इन्हीं के बारे में कहानियां लिखता है, इन्हीं के बारे में कविताएं लिखता है, इन्हीं के बारे में उपन्यास लिखता है। मान लीजिए प्रेमचंद का पूरा गोदान जो है
गोदान यही सब तो है, थोड़े होली की कहानी है। होली के बहाने प्रेमचंद जी किसान जीवन की फसलों की कहानी कह रहे हैं, वहाँ का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी बात करते हैं, जो हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहे हैं उसको बारीकी से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मतलब जो होली है उसका माइंड क्या है और उसी के समानांतर जो गोबर है उसके माइंडसेट में कितना परिवर्तन है। दोनों में बहुत फंडामेंटल परिवर्तन है। उदाहरण के लिए होली अगर मान लीजिए पारंपरिक अगर किसान है तो गोबर बिल्कुल एक आधुनिक तरह का किसान है, और बिल्कुल आधुनिक तरह का। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रेमचंद लिखते हैं कि जब गोबर शहर से लौटता है तो पम्पसू जूता पहनता है, बाल का स्टाइल चेंज हो गया उसका, और एक लाल ऊनी चादर ओढ़ करके चलता है। कई बार हम लोग सोचते थे कि प्रेमचंद लाल ऊनी चादर की चर्चा क्यों करते हैं, तो एक बार नामवर जी ने क्लास में कहा कि लाल ऊनी चादर का मतलब तो थोड़ा कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया है, लाल इसीलिए लाल ऊनी चादर ओढ़ रहा है। तो यह अगर आप फंडामेंटल अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आखिर रंगों का कोई मतलब नहीं। लाल रंग का मतलब है, कोई रंग केसरिया भी होता है, कोई हरा रंग भी होता है। दुनिया में जितने भी रंग होते हैं उन हर रंग का एक खास तरह की विचारधारा के साथ गहरा संबंध होता है। कभी इसके बारे में अलग से सोचिएगा। समकालीन साहित्य की जो सबसे बड़ी बात रही है कि समकालीन साहित्य में एक साथ इतनी चीजें आती है उसके बारे में आलोचकों के लिए बात करना बहुत कठिन हो जाता है। कविताओं में इतनी विविधता है, इतने तरह के कवि हैं। मध्यकाल में तो मान लीजिए कि 80% कवि हैं जो भक्ति से संबंधित कविताएं लिखते हैं, हाँ, लेकिन 20% हैं जो भक्ति से संबंधित कविताएं नहीं लिखते हैं। या वहीं 1918 से 36 के बीच मान लीजिए कि छायावाद है, या दूसरे राष्ट्रवाद भी है, या तीसरा हलवाद भी, कई सारी चीजें, लेकिन तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं हाँ हिंदी कविता में उस दौर में ये लिखा गया। लेकिन 19 समकालीनता के साथ दिक्कत है कि इतने तरह के प्रभाव उस पर हैं, इतनी तरह की विचारधाराएं हैं कि उसको पढ़ना बहुत ही कठिन और जटिल लगता है। और इसीलिए जो पहला सवाल मेरे सामने था 2008 की गोष्ठी में कि समकालीनता को कैसे समझा जाए, और फिर तब मुझे लगा कि समकालीनता सिर्फ टाइम नहीं है बल्कि समकालीनता एक विचार है। अब क्या विचार होगा समकालीनता का? तो जब ही आप उसका आइडियोलॉजी कहेंगे समकालीनता को, तो हर आइडियोलॉजी के पीछे एक विचार होता है। जाहिर है कि उसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा डिस्कस तो हम कभी बाद में आपसे करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर यह मान कर चलना चाहिए कि समकालीनता जो है समकालीन समय के जो सवाल होते हैं या जो अतीत के भी सवाल होते हैं उसको समकालीन समय के साथ जोड़ करके देखता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दंगे हो रहे हैं या संप्रदायवाद है, तो संप्रदायवाद हमारे समय का एक सबसे बड़ा सवाल है, बल्कि फंडामेंटल सवाल है। और अगर आप साहित्यकारों की कविताओं को ढूंढ लीजिए या कहानियों को ढूंढिए, आपको कम से कम 12 से 15% जो रचनाएं हिंदी की है, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानियां हो, कविताएं हो या लेख हो, आलोचना हो, आपको 15 से 20% रचनाएं जो मिलेगी इसी सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद को लेकर के दिखाई पड़ेगी। संप्रदायवाद एक अलग चीज है, लेकिन कई बार जब एक तरह से वो कहे कि मतलब स्थिर हो जाता है तो हर संप्रदाय जो होता है अपने सांप्रदायिक चीजों को लेकर के आगे बढ़ता है और वह एक अलग तरह से दिखाई पड़ती है। इसी तरह से मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको हमारे आज के लेखक या समकालीन लेखक जिसके साथ विचार कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। उन सवालों पर विचार करना, उन सवालों के बारे में बात करना बहुत खतरनाक होता है। समकालीन समाज में बैठने की बात करना सबसे खतरनाक होता है। आप जब समकालीन राजनीति पर बात करेंगे तो आपको जो सरकार है उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के मुख्यमंत्री हैं, सबके बारे में बात करें, क्योंकि नीतियों में जो परिवर्तन हो रहा है सरकार के द्वारा, कल उस पर कोई कहानी लिखी जाएगी, वो लिखी भी जा रही है। मान लीजिए नरेंद्र अगर मतलब ग्लोबल गांव का देवता लिखते हैं तो उन्हीं नीतियों का परिणाम है ना जो 90 के बाद जो परिवर्तन है, आर्थिक और सामाजिक आर्थिक और जो भौगोलिक परिवर्तन है पूरी दुनिया में, तो उसी का जो प्रभाव है कि कैसे मतलब एक खास कम्युनिटी उससे प्रभावित हो रही है जब जहाँ पर खनन का काम चल रहा है, और कैसे जो असुर जाति है वो, उसके बाद अब देखेंगे कि वह कम्युनिटी एक खास कम्युनिटी पहली बार हमारे सामने आती है।
अब आपको ध्यान का असुर कौन, असुर का मतलब तो हम लोग जानते हैं जो राक्षस होते हैं, तो आदिवासी राक्षस हैं। अगर आप सोचेंगे तो मुश्किल सवाल होगा ये। कहने का मतलब कि समकालीनता के साथ सबसे बड़ी जो समस्या होती है और उसकी खासियत भी है कि समकालीन समय के बहुत सारे सवालों को एक साथ रखती है। और इसीलिए जब मैंने इस पर काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि एक बड़ा मुश्किल काम था। कोई हिंदी के अधिकांश जो हमारे इतिहासकार हैं, चाहे शुक्ल जी भी हों, द्विवेदी जी भी हों, या गणपति चंद्र गुप्त हों, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का संपादित किताब हो, या रामसूत्र चतुर्वेदी हों, या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी हों, या बच्चन सिंह हों, या सुमन राजे हों, ये सारे के सारे जब बात करते हैं तो समकालीनता की चर्चा करते हैं, लेकिन उसको इस रूप में करते हैं कि स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य के रूप में करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि 47 के बाद का जो मामला है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस का मामला है। लेकिन जब भी आप स्वतंत्रता शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि आप उस प्रश्न को या उस चीज को आप कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रिटिश कालीन जो भारत है और उसमें जो स्वाधीनता के लिए जो संघर्ष किए गए, आप उन चीजों से जोड़ करके आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि मुझे याद है कि उसमें जब मैंने कुछ बातें कही थी तो विजय बहादुर सिंह जी ने भी बहुत सारी तारीफ करते हुए लेकिन ये कहा था कि नहीं, समकालीनता का मतलब होता है कि पिछले 10 साल का है, ये समकालीन होगा। और मैंने भी जब अपना रिसर्च किया था 1991 में शुरू किया था PhD का काम, तो समकालीन कहानी पे मेरा काम था, समकालीन कहानी में हाशिए की। तो उसमें मैंने 1970 से 90 के बीच रखा था, तो भी मेरी मुश्किल थी कि क्या कर, लेकिन मैंने तो विचार पर फोकस किया कि 70 के बाद जो हिंदी कहानी है उसमें एक खास तरह का सामाजिक तबका आता है जो बिल्कुल भिन्न तरह का है। वैसा पहले कभी नहीं हुआ था हिंदी साहित्य में। पुराना समाज चला आ रहा था, मतलब पुराने लोग आ रहे थे कहानी में, लेकिन एक नए तरह का सामाजिक तबका आता है। वह सामाजिक तबका आता है जो 1967 के नक्सल आंदोलन से प्रभावित है। कई बार भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीति में या सामाजिक विचार विमर्श में नक्सलवाद पर बात करना लोग अच्छा नहीं मानते हैं, उसको नक्सलाइट, उसको बहुत खराब तरीके से देखते हैं। मुझे लगता है कि इस पर भी थोड़ा पुनर्विचार हमारे इतिहासकारों को भी, लेखकों को भी करना चाहिए। बहुत सारे लेखक करते भी हैं। आप अगर भारतीय समाज का अध्ययन करेंगे, मतलब अपने भारतीय समाज को पलट करके देखने की कोशिश करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि 1967 के बाद भारतीय समाज बहुत तेजी से बदला है, मतलब बहुत अधिक तेजी से बदला है। हमारा सोशल स्ट्रक्चर बदला है, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदला है, राजनीतिक संरचनाएं बदली है, सामाजिक संरचनाएं बदली है, यहाँ तक कि हमारी आर्थिक संरचनाएं बदली है, हमारा कृषि तंत्र भी प्रभावित हुआ है, बदला है। मतलब जितने तरह के भी मोड़ हो सकते हैं देश को बनाने के लिए, ये सारे के सारे मतलब उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आए, इसको आधारभूत परिवर्तन आप तैयार कर सकते हैं। कई बार इसको लोग बारीकी से नहीं देखते हैं। मुझे याद है कि एक बार जब मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, आदित्य मुखर्जी, ममता मुखर्जी ने एडिट किया है, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस को लेकर के, तो इस बात की चर्चा करते हैं कि 1967 के बाद जो गांव में जो संघर्ष होते हैं किसानों के, जो किसान संघर्ष करते हैं, तो यह संघर्ष बुनियादी तौर पर वो कहते हैं कि उसी गांधी के किसानों का हिंसक प्रदर्शन था ये, मतलब ये हिंसक आंदोलन रहा है ये। तो वो उसको तुरंत मतलब उसको गांधी से जोड़ देते हैं। गांधी के किसान बहुत शांत किसान है, गांधी अपने किसानों को वायलेंस होने से रोकते हैं, किसी को हिंसा करने नहीं देते हैं गांधी। और इसके चलते गांधी को बहुत कठिनाई होती है और किसानों को भी दिक्कत होती है। किसान आंदोलन करें, गांधी आंदोलन के बीच में रोक देते थे और इसे पूरा का पूरा एक तरह से पूरा मूवमेंट रुक जाता था। किसान मतलब उग्र होना चाहते थे, गांधी उनको उग्रता से बचाते थे। और शाहिद अमीन ने काम किया, निम्नवर्गीय प्रसन्न भागों में उनका लेख पढ़ेंगे तो शाहिद अमीन लिखते हैं उसमें गांधी के बारे में कि एक तबका ऐसा था जो किसानों का जो चाहता था कि गांधी भी हिंसक बने, गांधी भी मतलब हथियार उठाए, गांधी भी लड़े, अंग्रेजों से फाइट करे, क्योंकि अंग्रेज बिना हथियार उठाए जाने वाले नहीं है। ये छोटा लेख इस पर मैंने कभी लिखा था 2016 में, आजकल नहीं छपा था। तो कहने का मतलब कि 1967 एक बड़ा मतलब मेजर पॉइंट है जिसके जरिए एक तरह से पूरा
स्ट्रक्चरल चेंज होता है हिंदुस्तान का, भारत का। और अगर जो भी विद्वान 1967 को लेकर के बात करना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करते हैं, मान के चलिए कि वे एक तरह से या तो 47 के बाद के भारत को आधा अधूरा समझना चाहते हैं या फिर उसको एक तरह से इग्नोर कर देते हैं। दिक्कत दूसरी हुई कि हमारे जो लेखक संगठन थे, खासकर प्रगतिशील लेखक संघ, रमेश जी किससे जुड़े हुए आजकल आप? या जनवादी लेखक संघ हुआ आपका, या बाद में जसम बना 1980 में, फिर बाद में मतलब गोरख पांडे, महेंद्र पांडे ने भी के बनाया। इसके दिक्कत के पीछे दो रीजन थे क्यों नहीं बात हुई। जैसे मैं आप ही के इस शहर में, जैसे विजेंद्र जी तो उधर के हैं, एक बड़े अच्छे कहानीकार विजयकांत की कहानी जब आप पढ़ेंगे तो विजयकांत की पूरी कहानी का भी डिपार्चर पॉइंट 1967 के बाद का ही जो परिवर्तन होता है गांव में, उसको लेकर के ऊपर का पूरा मतलब करते हैं, फोकस करते हैं। यहाँ तक कि बिहार के तो अधिकांश कहानीकार इन चीजों से प्रभावित थे। ये पूरा मध्य बिहार से लेकर के पश्चिमोत्तर जो बिहार है, भोजपुर का बेल्ट है, पूरा का पूरा उससे प्रभावित होता है। यहाँ तक कि बंधु भंडारी जैसी लेखिका भी महापुरुष का उपन्यास लिखती है, आपके बाबा नागार्जुन हरिजन गाथा जैसी कविताएं लिखते हैं। वह भी अगर 67 के बाद की स्थितियां नहीं बनी होती तो शायद बाबा नागार्जुन हरिजन गाथा जैसी कविताएं नहीं लिखते हैं। और उसी में जब वो मनुपत्र जैसे शब्द की चर्चा करते हैं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को उससे बहुत दिक्कत होती है दलित लेकर के हमारे, और उसकी आलोचना करते हैं कि हम दलित जो है मनुपुत्र नहीं है। मनुपुत्र मतलब कि मानव मनुस्मृति या फिर जो मनु को आप जानते हैं, मतलब हम उनकी संतानें नहीं है, मतलब हमारी अलग आइडेंटिटी है, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। और आप देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा मामला है इसलिए एक अलग तरह से दिखाई पड़ता है, जिसको हम स्ट्रक्चरल चेंज की बात करते हैं। तो बिना मैं कह रहा था आपसे दिक्कत ये हुई कि रमेश जी को ध्यान होगा 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का डिवीजन होता है हिंदुस्तान में 1964 में, और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसको डिवीजन होकर के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम भी बनती है। और उसका बेसिक रीजन था कि नेहरू जी जब तक जिंदा थे तब तक तो सोवियत संघ से या कहिए कि मतलब एक मतलब आइडियोलॉजिकल एक तरह से आग्रह था कि मतलब वैचारिक रूप से जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो देश के विकास के लिए काम करें, किसान उनके साथ हैं, मजदूर उनके साथ हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी को इसीलिए नेहरू जी की मदद करनी चाहिए। 1958 के बाद मतलब वो बिल्कुल एक तरह सपोर्ट करना शुरू करते हैं। इसको लेकर के बहुत सारे वामपंथी विचारक सहमत नहीं थे, जिसका फर्क पड़ा कि नेहरू जी के जाते ही पार्टी का डिवीजन हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे सहमत थे। फिर तीसरा डिवीजन 67 में होता है। ये जो 4-5 साल है 64 से 67 के बीच में, ये भारत की राजनीतिक सत्ता के लिए भी एक अलग तरह का डिपार्चर पॉइंट है। हमारा पूरा का पूरा 1960 के बाद का जो हिंदी साहित्य है इन चीजों से बहुत गहराई से प्रभावित है। ज्ञानरंजन की कहानियां पढ़िए, सरस्वती सक्सेना की कविताएं पढ़िए, ये चीजें अगर आप इस परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, इस फंडामेंटल जो चेंज होता है, बिना इसको समझे उनकी कविताओं को समझना एकदम असंभव है। मान लीजिए सक्सेना जी कहते हैं कि प्रजातंत्र को जूते में लाठी की तरह उठाए, हम भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। मतलब प्रजातंत्र में एक जूता है, प्रजातंत्र एक जूता है, और उसको मान लीजिए लाठी में किसान ऐसे टांग करके उसको लेकर के भाग रहे हैं, तो फिर तो वो दिखाने की बस तो वही जूता तो बहुत नीचे की चीज है। मतलब जो सबसे अधिक मतलब वहन करता है पूरे शरीर के वजन को, वो सबसे अधिक प्रभावित होता है। मतलब पूरे इस सिस्टम को जो लेकर के चल रहा है वही सबसे अधिक मतलब तो आप कह सकते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं, मेरा बेसिक बुनियादी तौर पर मानना है कि ये चीजें एक तरह से इस देश के भारतीय राजनीति को, भारतीय समाज को, या भारत की जो आर्थिक नीतियां हैं उसको समझने में कटाई से मदद करती है। और इसीलिए इनको समझे बिना आपको समकालीन हिंदी साहित्य को नहीं समझ सकते। कई बार मेरे छात्र कहते हैं कि मतलब, या छात्रों से बात होती है तो कई बार उनको लगता है कि आप सिर्फ कविता, एक तरीका होता है कविता पढ़ के आप राजनीति में प्रवेश करें, दूसरा होता है राजनीति को समझ करके कविता पढ़ना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपको पाठ के अर्थ में इतने परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे। अगर आप मतलब ठीक से अगर नक्सलवाद को आप समझ जाती हैं तो आप देखेंगे कि वो कहानियां इतनी सरलता से समझ में आएगी कि आखिर उसकी बुनियादी समस्या क्या है नक्सलवाद की। आप लोगों ने अगर संजीव की कहानी अपराध पढ़ी होगी, या महाश्वेता देवी का 1084 की माँ नोवेल पढ़ा होगा आपने,
1084 की माँ जो उपन्यास है 1084 जो है वह एक तरह से डेड बॉडी का नंबर है, मतलब जब उसकी माँ देखने जाती है अस्पताल में तो उसके बेटे के लाश का नंबर है। कई बार हमें लगता है कि क्या उस नक्सलवाद में पश्चिम बंगाल में 1083 लोग पहले मारे जा चुके थे और 84 नंबर उसके बेटे का डेड बॉडी का नंबर था। तब आपको लगे कि मतलब महाश्वेता देवी ने एक तरह से पूरा का पूरा नक्सल मूवमेंट में जो आंदोलन हो रहा था पश्चिम बंगाल में उसको बढ़िया से उन्होंने डॉक्यूमेंटेड किया। अब मान लीजिए उस उपन्यास कोर्स में लग जाता है तो उसकी व्याख्या कैसे आप बिना उस चीज को समझे कर सकते। या मान लीजिए यशपाल को अगर पढ़ेंगे, यशपाल के झूठा संस्कृति और विश्व कहानी के तमस को, जो हिंदी के 2 बड़े उपन्यास हैं जिनमें एक तरह से देश के विभाजन की भी चर्चा है, जिसमें सांप्रदायिकता की भी चर्चा है, जिसमें दंगे की भी चर्चा है और भयानक तरीके से मारकाट की भी चर्चा है, जिसमें हजारों संख्या में लोग मारे जाते हैं, मतलब लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो इसको आप कैसे समझेंगे? सिर्फ उपन्यास पढ़ करके नहीं समझा जा सकता है। इसको समझने के लिए 1947 को समझना बहुत जरूरी होगा। अब थोड़ा और पहले जाएंगे तो 1919 के बाद गांधी का आना, अम्बेडकर का आना, फिर उसके बाद जिन्ना का नहीं, उसके बाद जिन्ना का आना, उसके बाद जो पूरा मुस्लिम लीग के जरिए सारा एक तरह से गतिविधियां होती है, ये तीनों के तीनों मिला करके 1920 के बाद के भारत को बदलने की कोशिश करते हैं। और उस समय के सारे लेखक जो हमारे हिंदी के हैं, जो वाकई अच्छे लेखक और बड़े लेखक हैं, इन चीजों को गाहे बगाहे लाते। कई लोग कहते हैं कि मुसलमान फासिल क्यों दिखाई पड़ते हैं प्रेमचंद की कहानी में? इसलिए दिखाई पड़ते हैं कि वो सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के बहुत जीवंत हिस्सा थे। उसको कैसे आप छोड़ सकते हैं या कैसे आप छोड़ सकती हैं उसको? और इसीलिए 47 के बाद जो चेंज होता है, सारा का सारा जो परिवर्तन होता है देश का, जो विभाजन के बाद देश का जब स्वाधीनता मिलती है, तो लोग कहते हैं कि स्वाधीनता आपकी तो उन्हीं सारी चीजों के बलि पर मिली थी जिसमें हजारों के लाखों की संख्या में लोग मारे गए, जिसका नतीजा निकला कि उसके बाद की जितनी रचनाएं हैं, मतलब आगे जैसे कथाकार भी मतलब विभाजन को लेकर के काम करते हैं। जितने कथाकार हैं उस दौर के, जितने बड़े बड़े आलोचक, हाँ कवियों को लेकर थोड़ी सी टिप्पणी होती है कि प्रोफेसर मैनेजर पांडे कहते हैं कि हिंदी के कवि विभाजन को लेकर नहीं लिखते हैं, कम से कम। लेकिन कथा साहित्य में या और विधाओं में उसकी भारी उपस्थिति दिखाई पड़ती है। तो विभाजन और विभाजन से में जो दंगे होते हैं, दंगे के बाद एक जो अलग तरह की सांप्रदायिकता का दौर शुरू होता है, वह समकालीन समय पर समकालीन साहित्य की भी एक बड़ी विचारधारा है। तो समकालीनता सिर्फ शब्द नहीं है, उसमें यह चीज भी शामिल है, उसमें नक्सलवाद भी शामिल है, उसमें अम्बेडकर का दलितवाद भी शामिल है। ऐसी बहुत सारी चीज जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, वह भी उसका अहम हिस्सा है। ये चीजें हैं। और जिस तरीके से चुनावी या पार्लियामेंट में जो बहुत सारे डिबेट होते हैं, जिसमें राम मनोहर लोहिया शामिल हैं या ऐसे बहुत सारे नेता शामिल हैं, यहाँ तक फिरोज गांधी भी कई सारे सवाल उठाते थे नेहरू को लेकर उस समय। और लोग कहते थे कि फिरोज गांधी के दामाद तो जरूर थे, लेकिन नेहरू जी उनसे बहुत गरीब भी रहते थे। तो लोहिया या ऐसे जो बड़े लीडर्स जो एक तरह से मतलब जो बहुत सारे स्ट्रक्चरल चीज को लेकर के जो बात करते थे, वो बहुत बड़ा मसला था। और उससे भी मतलब आप कह सकते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि रेणु के मैलांचल को जब पढ़ते हैं, शायद 1954 की रचना है, तो लोग कहते हैं कि आखिर रेणु के मैलांचल में इतना कास्ट क्यों दिखाई पड़ता है? मतलब हर कम्युनिटी अपने अपने लीडर को लेकर के सामने आ रही है। जो राजपूत है वो अपने लीडर को लेकर सामने आ रहे हैं, जो मतलब दलित है उनके लीडर सामने आ रहे हैं, जो पिछड़े वर्ग है उनके लीडर सामने आ रहे हैं। या दूसरे अर्थ में उस उपन्यास में हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एक नुमाइंदा दिखाई पड़ता है। कांग्रेस के भी हैं उसमें लीडर्स हैं, उसमें मतलब जो जनसंघवादी भारतीय जनता पार्टी उसके भी लीडर्स उसमें है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर है, उसमें हर तरह की चीजें दिखाई पड़ती है। सोशलिस्ट लीडर भी हैं, किसान जैसे लोग हैं। तो ये भी रेणु भी अपने पूरे मैलांचल में जो समकालीन समय था, लेकिन फिर आप गौर करेंगे सिर्फ टाइम को दर्ज नहीं करते हैं, बल्कि जो पूरा विचार है उसको भी दर्ज करते हैं। उसमें दंगे होते हैं, दंगों का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, उसमें आदिवासी वर्सेस नॉन आदिवासी का थोड़ा सा दिखाई पड़ता है। छोटा लेख मैंने लिखा था, जो छपा था अभी प्रभात पर 4 पृष्ठ में छापा था, उसके बाद में शायद दिल्ली में छापा उसको अपनी पत्रिका में। तो मैं कह रहा था कि ये सारी चीजें मतलब लोग तो जो लेखक जो होते हैं वे अपने समय को अपने साहित्य में डॉक्यूमेंटेड करते हैं।
और इसीलिए अगर इतिहासकारों को समकालीन समय का इतिहास लिखना होगा तो उनको साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी होगा। या किसी इतिहासकार को अगर प्राचीन भारत का इतिहास लिखना है तो प्राचीन भारतीय साहित्य को पढ़ना बहुत जरूरी होगा। या अगर किसी को मध्यकालीन साहित्य का इतिहास लिखना हो तो मध्यकालीन मतलब आपके साहित्य को पढ़ना बहुत जरूरी होगा। और मध्यकालीन इतिहास के तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इसका उपयोग किया है। हरवंश मुखिया से लेकर के जितने बड़े बड़े इतिहासकार हैं मध्यकाल के, ये मतलब आप कह सकते हैं कि दादू के बारे में भी बात करते हैं, मुल्ला वजही के बारे में भी बात करते हैं, मतलब मध्यकालीन सबके बारे में बात करते हैं। कबीर की भी चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि हाँ, ये लोग एक तरह से सोशल डायमेंशन को, सामाजिक इतिहास को समझने में काफी मदद करते हैं, और जो हिंदी के लेखक उस दौर के हैं। तो ये सारा का सारा जो होता है, इसमें जो तीसरा जो स्ट्रक्चरल चेंज दिखाई पड़ता है वो 1990 के बाद दिखाई पड़ता है। जब आप कह सकते हैं कि मंडल कमीशन का आना होता है, या फिर उसके बाद जो आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू होता है, या कमर्शियलीकरण का, जिसका प्रभाव आज आपको दिखाई पड़ा है कि आपके देश की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बिक रही हैं। अब वो आरक्षण का मसला भी पीछे जाएगा, और वो करिए आने वाले दिनों में कि मतलब जब सरकारी कंपनियां बचेगी तो आप आरक्षण की आंदोलन करते रहिए, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलेगी तो अपने लंदन की एक कहानी पढ़िए, निर्मल जी की, लंदन की एक निर्मल वर्मा की बहुत अच्छी कहानी पढ़िएगा, और उसके बाद सोचिएगा कि वही आपके देश में आने वाले दिनों में होने जा रहा है। लंदन की रात की कहानी का एक हिस्सा मुझे सबसे अधिक वो समझ में आता है कि वो किस चीज़ को निर्मल जी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, कि जो चीज़ें यूरोप में 1950-55 के ज़माने में हो रही थी, वो चीज़ें हमारे देश में 90 के बाद शुरू हुई, और अब वो 20 के बाद तेजी से दिखाई पड़ेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे कहानीकार लेखक इनको भी डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिश करेंगे, कर भी रहे हैं। तो उस कहानी का जो एक चीज खास मुझे दिखाई पड़ रहा था कि मतलब जो दोनों जो नायक हैं उनके पास पैसे नहीं है, काम भी नहीं है, और वो बेचारे मतलब सुबह जाते हैं कहीं काम मांगने के लिए, तो पता चलता है कि उनके पास जगह नहीं, उनके पास जगह नहीं, उनके पास जगह नहीं है। अंत में पता चलता है कि मतलब कहीं पर क्यों लगा हुआ है, लाइन में खड़े हो जाते हैं काम के लिए। पता चलता है कि उनकी बारी आते आते गेट का दरवाजा बंद हो जाता है, और फिर मतलब इनको वापस आना पड़ता है। एक दिन ये लोग सारे के सारे जो 2-3 लोग हैं रात में जाकर लाइन में लग जाते हैं, फिर उनको अगले दिन काम मिलता है, और उस दिन वो बहुत बढ़िया से खाना खाते हैं। इसका मतलब कि वहाँ पर परमानेंट नौकरी का, जॉब का जो कंडीशन था, ये क्राइसिस बहुत पहले शुरू हो गई थी लोग। हमारे यहाँ अब परमानेंट नौकरी का कंसेप्ट क्राइसिस शुरू हो रही है। ये सब जो नई नौकरी मिलती है उसमें पेंशन नहीं मिलेगा किसी को, थोड़ा बहुत कुछ अलग सिस्टम है। आगे जो नौकरी मिलने वाली है उसमें पेंशन भी नहीं है, उसमें कोई सुविधाएं नहीं है। वो टेन्योर अपॉइंटमेंट होगा, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए होगा, बेस्ट फैकल्टी के रूप में होगा वो। उसके बाद हो सकता है कि बहुत सारे हमारे सामाजिक समूह के जो लोग हैं उनको एक दिन की नौकरी मिलेगी सिर्फ, उसके लिए उनको लाइन में लगना पड़ेगा। मतलब लंदन की एक रात की तरह जो क्राइसिस हो रही है, कंपनियां बंद हो रही है, बहुत सारी कंपनियां अलग अलग हो रही है, हो रहा है कि कहीं और बनेगा, यहाँ बिकेगा सिर्फ। कहने का मतलब कि समकालीनता जो होती है सवालों के साथ गहरा मुठभेड़ करती है, और समकालीन साहित्य के इतिहास में बात करना इसलिए जरूरी है कि ये चीजें इसमें दिखाई दे रही है। तो बुनियादी तौर पर मैं जब इस पर बात करता हूँ, खासकर टाइम फ्रेम को लेकर के, मैं कहता हूँ कि समकालीन जो साहित्य का जो इतिहास है वो 1947 से शुरू होता है, और अब तक हम इसको ले सकते हैं। और उसके पीछे जो थोड़ा सा लॉजिक है कि मेरे ख्याल से आधुनिक काल की शुरुआत कब होती है? आधुनिक काल की शुरुआत जिसे शुक्ल जी क्या कहते हैं, शुक्ल जी 1843 की चर्चा करते हैं, ठीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी या और इतिहासकार क्या कहते हैं, भारतीय के जन्म से बात करते हैं 1850 से। और जो थोड़ा आधुनिक इतिहासकार जो प्रगतिशील हैं, जैसे रामविलास शर्मा हो गए, रामदर सिंह हो गए, बच्चन सिंह हो गए, ऐसे जो हैं ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग 1857 से मानते हैं। और अब लगभग आप लोग भी मान कर चल रहे हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत 1857 से होती है। पक्का 1857 ही है ना? नहीं तो 3 ही ऑप्शन आपके पास है, 1850 है, या 1843 है, या 57 है।
इसमें सबसे बढ़िया कौन रहेगा? किसी का जन्मदिन से माना जाए, जन्मदिन से माने का कोई तर्क नहीं, लेकिन अधिकांश इतिहासकार 1885 की चर्चा करते हैं और 1843 वाला भी कोई बहुत लॉजिकल नहीं है, लेकिन इस पर अलग से बात कभी करेंगे। तो ले दे करके इतिहास में तो टाइम का महत्व अधिक होता है, जो वह टाइम जो पब्लिक टाइम हो। भाटियों का जो पर्सनल टाइम है वो पब्लिक टाइम है। पब्लिक टाइम मीन्स कि जिसको जनता मान ले कि हाँ 1857 से भारत में एक तरह से पूरा स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है और वहां से आप कर सकती हैं, आप यह कर सकते हैं कि 1857 से हिंदुस्तान में नई शासन व्यवस्था बनती है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है, ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ब्रिटिश राज की समाप्ति कब होती है? 1947 में होती है। तो अगर मान लीजिए कि आधुनिक काल की शुरुआत 1857 से होती है, इसकी समाप्ति तो 1947 में हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारी किताबों में देखेंगे कि लिखा होता है छायावादोत्तर हिंदी साहित्य, छायावादोत्तर हिंदी कहानी, छायावादोत्तर हिंदी उपन्यास, तो उसको 1947 में ब्रेक करना चाहिए। हाँ नहीं, 1947 के बाद एक नए तरह का साहित्य आता है, जैसे नई कहानी है, नई कविता है, जिसकी चर्चा काफी होती है और वहां से उस समय तो समझ में आता है, छायावादोत्तर कहना समझ में आ रहा था, लेकिन मान के चला जाए कि 70 के बाद ये कहना ठीक नहीं है, 80 के बाद ये कहना ठीक नहीं था। तो 1980 के बाद के जो हमारे इतिहासकार हैं उनको थोड़ा सा इसको ठहर करके विचार करना चाहिए था। मतलब स्वातंत्रोत्तर कहने के बजाय उनको इसको थोड़ा सा कुछ और नाम देना चाहिए था। तो मुझे बार बार लगता है कि समकालीन अगर इतिहास की, इसीलिए मैंने कहा कि आधुनिक काल की अगर समाप्ति थोड़ा मुश्किल है मानना इसको, 1947 में हो जाती है, तो वहां से फिर समकालीन साहित्य की शुरुआत है, समकालीन साहित्य के इतिहास की शुरुआत होती है 1947 से। अगर ब्रिटिश राज एक बड़ा कारण है आधुनिक हिंदी साहित्य को मानने के पीछे, या मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि नहीं हम उसको नहीं मानेंगे, कई लोग कहते हैं कि हम बेसिक तौर पर अगर मेरी राय मानेंगे तो एक तो ठीक है 1857 ठीक है, बल्कि 1843 के बदले उसको फोर्ट विलियम कॉलेज से मान लेना चाहिए जब हिंदी गद्य का उदय होगा। कई लोग तो कहते हैं कि हिंदी गद्य तो आधुनिक जीवन संग्राम की भाषा है, तो वहीं से मानना चाहिए। एक थोड़ा और पढ़ने जाते हैं, राम प्रसाद जी तक जाते हैं लोग, तो मान लीजिए 1700 थोड़ा और पढ़ने जाते हैं 41 के आसपास या फिर जब भी हो, तो उस समय तो फिर मुगल साम्राज्य था यहाँ पर, तो वहां से भी आधुनिक काल नहीं माना क्योंकि वो राजतंत्र तो चल रहा था। और उसके बाद मतलब अगर इधर 1857 में आते हैं तो भारत तो डेमोक्रेटिक कंट्री थोड़ी हुई थी, ये तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हिस्सा था, तो भी वो चल रहा था, तो क्या आधुनिक नहीं होना चाहिए था? फिर आधुनिक कब से होगा? ये सब इतिहास के पर जब आप सवाल करेंगे, आप बातचीत करेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके ध्यान में आएंगे। और इसीलिए मैं शुरू में कह रहा था कि फंडामेंटल सवालों से टकराना और साहित्य के इतिहास के छात्रों का, छात्राओं का और अध्यापकों का भी बड़ा दायित्व है। आप लोग हिंदी मास्टर के छात्र बने हैं तो आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ तो टीचर शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं कि वो आपको पढ़ाएं और आप पढ़ें, आपके पास भी होना चाहिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे, और क्या पढ़ना चाहते हैं उससे बेहतर कैसे पढ़ना चाहते हैं आप लोग। जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे ही पढ़ना है या फिर आपके दिमाग में, तो वहाँ पर माइंड, इसलिए मैंने शुरू में माइंड की चर्चा की कि हर लेखक जो होता है वह मन, दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, माइंड और बॉडी, शरीर, मन और शरीर। इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है हमारे माइथोलॉजिकल साहित्य में भी, पुराने साहित्य में भी। इतना डिबेट इसको लेकर के कहते हैं कि हमारा दिमाग दो तरह का होता है, एक दिमाग स्वतंत्र दिमाग होता है, फ्री माइंड होता है। तो हम मान के चले आप सबका माइंड फ्री है, और दूसरा दिमाग होता है कॉलोनाइज्ड होता है, मतलब किसी के दबाव में होता है, किसी के मतलब आप सारे डिसीजन अपने आप नहीं लेते, कोई आपके बारे में कोई डिसीजन और ले रहा है। जैसे ब्रिटिश काल में हमारा दिमाग कॉलोनाइज्ड था, अंग्रेज हमारे दिमाग को तय करते थे कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको अंग्रेजी भाषा में पढ़नी है, और पूरा मतलब स्कूली शिक्षा, एकेडमिक की पढ़ाई में अंग्रेजी में करनी है। और उसके धीरे धीरे उसके साथ दिमाग कॉलोनाइज होता गया।
और इसीलिए अंग्रेजी आज बहुत बड़ी भाषा दिखाई पड़ती है, अंग्रेजी के प्रति इतना आकर्षण दिखाई पड़ता है। तो समकालीन समय में जब हम इतिहास पर बात करते थे, अभी इतिहास का एक बड़ा सवाल है, और इसीलिए मैं अपनी बात करके अब समाप्त करूंगा 2 मिनट में कि अगर 1857 से हमारे आधुनिक काल की शुरुआत होती है, तो फिर आधुनिक काल का अगर की समाप्ति नहीं तो कम से कम उसका फेज 1947 में समाप्त हो जाता है, और वहां से एक नए तरह के साहित्य की शुरुआत होती है, जिसे आप नया साहित्य कहते हैं, नई कहानी, नई कविता, सारी चीजें कहते हैं। तो वहां से आप कह सकते हैं कि वहां से समकालीन साहित्य की शुरुआत होती है। अब एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि गंगा प्रसाद दीवान बहुत पॉपुलर राइटर है, अब नहीं है हमारे बीच में। उनकी किताब छपी है 1964 में, समकालीन कहानी का रचना विधान, और वो पूरा उस दौर की कहानियों को लेकर के बातचीत करते हैं। तो इस शब्द का उपयोग 1964 में भी हो रहा है, 70 में भी हो रहा है, 90 में भी हो रहा है, और आज भी हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि समकालीनता जो है सिर्फ टाइम नहीं है, बल्कि एक आइडियोलॉजी है, एक विचार है, और विचार का गहरा समझ अब उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जितने तरह की भी स्ट्रक्चरल मतलब फंडामेंटल चीजें हैं, उनके साथ उसका गहरा रिश्ता है, और वे सारी चीजें उसमें शामिल हैं। तो इसीलिए समकालीन साहित्य को समझने के लिए सांप्रदायिकता को समझना बहुत जरूरी है। समकालीन साहित्य को समझने के लिए अंबेडकर के 1956 के बाद के दलित सवाल को समझना बहुत जरूरी है। समकालीन साहित्य को समझने के लिए 1967 के नक्सलवाद को समझना बहुत जरूरी है, और उसके बाद 90 में जो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, आर्थिक और भौगोलिक परिवर्तन होते हैं, वैश्वीकरण का दौर शुरू होता है, उसको भी 90 के बाद समझना बहुत जरूरी है। उनको समझे बिना एक तरह से समकालीन साहित्य को समझना असंभव है, और इसीलिए समकालीन साहित्य के इतिहास लेखन में सारे टूल्स की तरह काम करेंगे। और जब इसके टाइम फ्रेम को जब थोड़ा पुनर्विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर समकालीन साहित्य की शुरुआत 1947 से होती है, तो उसका दूसरा फेज 1967 में समाप्त होता है, और फिर तीसरा फेज फिर उसका 1990 से होता है। तो जैसे है ना कि आधुनिक काल में पहला काल भारतेंदु काल है, दूसरा काल द्विवेदी काल है, तीसरा काल में फिर बहुत सारे परिवर्तन है, प्रेमचंद युग है, शुक्ल युग है, ये वो ऐसे करके, और उसके बाद फिर मतलब प्रगतिशील साहित्य का दौर है। तो वैसे ही समकालीन साहित्य के इतिहास में भी मूलतः इसके भी मतलब 3 फेजेस हैं, 1947 से 1967, दूसरा 1967 से 1990 तक, और तीसरा 1990 से लेकर के इधर तक है। अभी फिर चेंज हो रहा है, जिसको 5 साल बाद आपको दिखाई पड़ना शुरू हुआ, फिर हो सकता है फिर ये सारे के सारे परिवर्तन 1917 से मानने पड़े, 1919 की बजाय। 17 के पीछे एक बड़ा लॉजिक, उस पर कभी आप सब बात करेंगे। 17 के बाद बहुत स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, इसमें आपके बीजेपी या पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। पूरी दुनिया में मैं संकेत करके छोटा हूँ अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ कि पूरी दुनिया में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस में जो वर्ल्ड बैंक की सब संस्थाएं हैं, जो फंडिंग करती थी तीसरी दुनिया के देशों का, दूसरी दुनिया के देशों का, डेवलपिंग कंट्री को, उन्होंने धीरे धीरे फंडिंग करना बंद कर दिया। और वो एजुकेशन के लिए जो 40% पैसा जो आता था भारत में, पैसा नहीं आ रहा 1917 के बाद, 40% पैसा नहीं आ रहा है। हेल्थ के लिए जो 40% पैसा आता था, वो भी पैसा आना बंद हो गया है। जो फूड के लिए पैसा आता था, हमारा देश डेवलपिंग कंट्री था, तो हमारे यहाँ भी फंड आता था, भारत सरकार को पैसा वापस नहीं करना पड़ता, तो ग्रांट होता था, जैसे आपको फेलोशिप मिलती है, वो 17 के बाद आना बंद हो गया है, इसलिए कि आपका देश अब डेवलप कंट्री हो गया, विकास। तो इसीलिए अब सरकार कहती है कि 30% आप लोग करना पड़ेगा, 30%। इसीलिए आपको मेडिकल में मेडिक्लेम या ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है, और फूड में भी ऐसे ही कहा जा रहा है कि सिर्फ पब्लिक को देखेंगे। अब राशन की दुकानें अब नहीं खुलती है, पहले राशन की दुकानें खुलती थी ना, जहाँ कोई भी चीनी ले सकता था, कोई भी दाल ले सकता था। अब कहते हैं जो बिलो लोअर हैं उन्हीं को मतलब राशन, क्योंकि फूड के लिए फंड आता था तो सबको उपलब्ध हो जाता था जो भी लेना चाहते थे। तो इतिहास आपको इन सवालों से टकराने के लिए, के बारे में सोचने के लिए बात ही करता है, और इसीलिए समकालीन साहित्य के इतिहास पर बातचीत करने का मतलब है कि आप इन सारी चीजों से, इसमें इतिहास भी शामिल है, इसमें मतलब राजनीतिक विज्ञान भी शामिल है, हर चीज शामिल है। और अगर आप वाकई 1947 के बाद के हिंदी कवियों को, हिंदी कहानीकारों को, हिंदी उपन्यासकारों को, हिंदी के नाटककारों को आप अगर समझना चाहते हैं, तो आपको इनको समझना पड़ेगा, सांप्रदायिकता को समझना पड़ेगा,
दलित सवाल को समझना पड़ेगा, जो पिछड़े समाज के सवाल को उनको भी समझना पड़ेगा, जो पॉलिटिकल सवाल है नक्सलवाद वाले उसको भी समझना पड़ेगा, और उसी तरीके से जो जैसे आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी होगा। उनको समझे बिना आप समकालीन हिंदी साहित्य को या 1947 के बाद के हिंदी साहित्य को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो परिवर्तन हुआ है 1944 के बाद परिवर्तन शुरू हुए हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और भारत में 47 के बाद परिवर्तन होने शुरू हुए, और 1950 के बाद एक बहुत बड़े विचारक फ्रेडरिक जैक्सन करके हैं, तो कहते हैं हम एक अधिक उत्तर औपनिवेशिक समय में आ गए, जहां पर मतलब आर्थिक परिवर्तन सबसे अधिक हो रहे हैं, और लोग कहते हैं कि अब तो पुनः हम पुराने समय में वापस जा रहे हैं, कि पहले जमींदार के पास जमीनें अधिक होती थी, अब जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं उनके पास जमीनें सबसे अधिक होने वाली हैं। वो सारी जमीनें खरीद रहे हैं धीरे धीरे, मतलब पूरी दुनिया में बड़े बड़े आपके रिलायंस के लोग भी जमीनें खरीद रहे हैं, अंबानी भी खरीद रहे हैं, अडानी भी खरीद रहे हैं, बिल गेट्स भी खरीद रहे हैं। पूरे कहते हैं यूरोप में, अमेरिका में जमीनें धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आप अगर जमीन खरीदने जाएंगे तो आपको हो सकता है घर बनाने की इतनी महंगी जमीन मिलेगी, तो मिल जाएगा, लेकिन जमीनें मुझसे मिलेगी नहीं उस समय के बाद। अभी तो कोई रिश्तेदार आपको दे देंगे, जो बेचने वाले में जरूरतमंद आपको दे देंगे। कहने का मतलब इस समकालीन साहित्य इन सवालों से टकराता है। जो पुराने लोग लातीनी अमेरिका के जो लेखक हैं वहाँ पर ये दौर बहुत पहले शुरू हुआ था, और इसी लातीनी अमेरिका के जितने लेखक हैं, चाहे जॉर्ज लुई बोर्हेस हों या फिर जितने लेखक आप देखेंगे, उनके यहाँ ये सवाल सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। तो उनको पढ़िए, उनको समझिए, और इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं बात में समाप्त करता हूँ, और पुनः आपके हिंदी विभाग के प्रति आभार कि आप मुझसे बातचीत करने का मौका मिला। फिर जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने व्यस्तम क्षणों में से हमें कुछ क्षण दिए और हमारा आग्रह स्वीकार किए। सर की विशेषज्ञता इतिहास को लेकर के ही है। हम जब इतिहास लेखन करते हैं तो हमारे भारतीय इतिहास लेखन की जो परंपरा है वह स्मृतियों के अधिक बनी हुई है, और तथ्यगत सत्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता रहा है, जो पाश्चात्य धारणा है। लेकिन जो समकालीन समय है, पुनः इसी ओर वापस जाने की कोशिश है कि जो हमारी स्मृतियाँ हैं या जो कुछ भी साहित्य क्या है, वह हम कह सकते हैं कि मल्टीडिसिप्लिनरी जंक्शन है। हर तरह के डिसिप्लिन को वहाँ पे हम एक जगह पाते हैं। इसीलिए जब इतिहास लिखन होता है तो हम उन डिसिप्लिनरी को पकड़ करके उन जगहों पे जाकर के इतिहास कहाँ है, राजनीति कहाँ है, दर्शन कहाँ है, उन सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो समकालीन साहित्य है, जिसमें चुनौतियाँ, जो आज की चुनौतियाँ हैं, उसको पकड़ने की कोशिश है, तो उसका जब इतिहास लेखन होगा तो इन चुनौतियों को ध्यान में रखना होगा, और इन्हीं चुनौतियों में जो परिवर्तन आया है, जो समय के साथ साथ परिवर्तित होकर जो चुनौतियाँ हमारे सामने खड़ी हुई हैं, उनकी पहचान करना आवश्यक है। सरकार इस ओर ध्यान रहा और उस ओर संकेत करते रहे भारतीय साहित्य और विश्व साहित्य के माध्यम से। पुनः सर को धन्यवाद, और थोड़ी देर आप लोग इंतजार करें, चाय खिलाने से कुछ आप में से किसी का कोई सवाल हो सकता है सर से। और कुछ सोचिए कि इन सवालों को मैं रखा आपके सामने, आप उत्तर अभी नहीं है, आप मुझको भेज दीजिएगा, सर को भेज विश्वविद्यालय हिंदी विभाग आपके बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी का व्याख्यान हुआ। यह व्याख्यान जितना ही बौद्धिक था उसी तरह से तथ्यपरक था और वैचारिक भी। कई प्रश्न आपके बीच आए हैं प्रोफेसर साहब की ओर से, और
विचारणीय बात यह है कि 1857 से शुरुआत करते हैं आधुनिक काल का, और फिर समाप्त करने की बात करते हैं 1947 में। इस पर आप विचार कीजिए, निश्चित तौर पर यह विचार कीजिए। और 1967 से नक्सलवाड़ी आंदोलन के बाद जो चेंज होता है, और फिर 1990 के बाद का तो पूरा दृश्य देखा हुआ हम लोगों का है कि मंडल कमीशन के बाद कैसे, मंडल और कमंडल के बाद कैसे चेंज होता है। फिर 96 तक आते आते उदारीकरण और भूमंडलीकरण की बातें हमारे बीच। मन भरा नहीं, प्रोफेसर साहब की बातों से मन भरा नहीं, और कुछ आधा अधूरा लग रहा है। आज सर के पास समय कम है, सर को आगे हम लोग फिर बुलाएंगे, लेकिन दो बातें मुझे करनी है, इस व्याख्यान से थोड़ा सा भिन्न है और सर से जुड़ा हुआ है। 1985 में सर आए थे मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री से विद्यार्थी के रूप में मिले और फिर पटना चले गए, ये सर ने आपको बताया। 2004 में मुजफ्फरपुर गया था इनके पास, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का यह विश्वविद्यालय जेएनयू कैंपस गया था, और वहां बात यह थी कि विश्वविद्यालयों में या बिहार के विश्वविद्यालयों में दलित विमर्श की पढ़ाई। आपने अभी सुना कि प्रोफेसर देवेंद्र चौबे प्रोफेसर नामवर सिंह से पढ़ चुके हैं, प्रोफेसर मैनेजर पांडे, प्रोफेसर केदारनाथ सिंह जी से पढ़ चुके हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होगा उन लोगों को, इन्होंने पढ़ा है, हम लोगों ने देखा है, मिले हैं हम लोग, बातचीत भी हुई है। हमारे भी गुरु रहे हैं प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी। तो जब दलित विमर्श के लिए बिहार विश्वविद्यालय का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था जेएनयू में, और सर की बड़ी भूमिका थी वहाँ पे, ये 2003-04 की बात है। और सर के प्रयास से उस समय भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर मैनेजर पांडे थे, और इन दोनों के प्रयास से बिहार विश्वविद्यालय के एमए की कक्षा में दलित विमर्श इग्नू के बाद पारंपरिक विश्वविद्यालयों में पहली बार लागू हुआ। जी तुलसीराम जी थे, तमाम दलित लेखक थे उस समय, जो जिन दलित लेखकों को हम लोग पढ़ते हैं। आज एक प्रसंग सुबह हमको ध्यान में आया, थोड़ा सा हट के है, बहुत जो चीजें सर की ओर से गई हैं उनको माथा में रखिए, आगे के साइड में रखिएगा, सब में नहीं रखिए, मेन में रखिए, मुख्य रूप से रखिए। आपके बीच एक ऐसा व्यक्ति थोड़ी देर पहले था जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आया हुआ है, जो अध्ययन का केंद्र है, जहां से देश की दशा और दिशा दोनों का निर्धारण होता है। वैसे व्यक्ति को आप सुन रहे थे, तो वहां तो आप रहिए। फिलहाल सुबह ध्यान में आया जब, अच्छा, उज्जवल आलोक जी, डॉक्टर उज्जवल को धन्यवाद देना जरूरी इसलिए है कि उनके सौजन्य से ही सर यहाँ पर उपस्थित हो पाया। एक प्रसंग हमको ध्यान में आ रहा है, अहिरौली जगह का नाम है, और पंचकोशी का मेला सर की एक पुस्तक है। हाँ, अभी भी आई है। आप जानते हैं कि एक कथाकार के रूप में, एक संपादक के रूप में और एक आलोचक के रूप में प्रोफेसर देवेंद्र चौबे पूरे देश में जाने जाते हैं, देश नहीं विदेशों में जाने जाते हैं। और एक चीज समझने और सीखने की बात आज के इस वैचारिक व्याख्यान में यह है कि साहित्य को अगर समझना है तो इतिहास को जानना होगा, और सिर्फ आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जहां से हम लोग शुरू होंगे वहीं से भारतीय इतिहास को जानना समझना जरूरी है। और थोड़ा सा हट के एक बात करते हैं, अगर समय हो सर 1.5 मिनट का, तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी है, थोड़ा मजेदार भी है। एक फिल्म आई थी 1974 में,
कोई दो नहीं, कम से कम 3-4 वर्षों का होगा। और हमारे सर जो बैठे हुए हैं ये 9 वर्षों के होंगे कमोबेश। तो 9 वर्ष के सर थे, 3 वर्ष का मैं था, उसके बाद आप अंदाज लगा लीजिए, बहुत सारे लोग तो थे। फिल्म का नाम था चोर मचाए शोर। फिल्म के हीरो थे शशि कपूर, हीरोइन थी मुमताज, और रविंद्र जैन ने संगीत दिया था और उस गीत को गाया आशा भोसले जी ने। तो हमारे कोई सहयोगी अगर सहयोग करेंगे, वो बहुत ही फेमस गीत है और हम समझते हैं कि उस समय के तमाम रिकॉर्ड को तोड़ दिया था उस गीत ने। गीत का बोल है कि आगरे का घाघरे मंगा दे रसिया, मैं तो मेला देखने जाऊंगी। ये मेला शब्द का प्रयोग वहां पर हुआ और वो उस संगीत को सुनिए, उस गीत को सुनिए, वहां नहीं जाना है, मुझे लाना है यहाँ महारौली में जो मेला लगा। और उस पर सर ने जो बात की और आपको कहा कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जहां से भी आते हैं, जहां भी आपका घर है, जो भी आप जिस जगह का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी एक कहानी है, हर एक व्यक्ति की कहानी है। और बार बार अपने व्याख्यानों में इन्होंने बोल दिया है कि राजा के आदेश से लड़ाई होती है, सेनापति लड़ते हैं, लेकिन लड़ता तो सिपाही है। तो सिपाही की एक कहानी है, सिपाही का एक घर है, सिपाही की एक बातें हैं। तो मेला हमारे कल्चर में मिलन का एक स्थल हुआ करता था, अभी भी है। और मेला में कैसे हम मिलते थे बचपन में, मेला में बचपन भी है। मेला में ही शादियां तय हो जाती थी, मेला में अभिसार के क्षण भी होते थे। बहुत ही गोपनीय तरीके से वर वधू एक दूसरे को देख लेते थे। नौ विवाह चाहें जो बहनें हुआ करती थी, जिनको मिलने का कहीं अवसर नहीं मिलता, तो वो मेला में आके मिलते हैं। ये सारी चीजें महारौली के मेला में आप देख सकते हैं। ये मुझे आज सुबह सवेरे ध्यान में आया, तो मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि सर की जो कहानियां हैं, सर के जो निबंध हैं, वो आलोचना से एक तरफ इन्होंने विश्व साहित्य की चुनी हुई रचनाओं को संकलित कर रहे हैं, चीनी कहानियों को संकलित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अरौली में है और महारौली के ये पंचकोशी के मेला पर लिख रहे हैं। तो यह समन्वय जो गांव का व्यक्ति गांव से पढ़कर देश के सर्वोत्कृष्ट संस्थान में जाता है और वहां पर अध्ययन अध्यापन का काम करता है, फिर भी अपने गांव को नहीं भूलता है, यह हमारे लिए बहुत ही आदरणीय और अनुकरणीय बात है। आप हमारे विभाग में आए प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काम कर रहे हैं, जो जगह है बात हो रही थी, उसी क्षेत्र का इतिहास और वहाँ के लोगों के जीवन को देखकर और अनुभव करके अपने समय समाज के इतिहास को देख समझ सकता है। एक ग्रामीण इतिहास पर संपादित कर रहे हैं, किताब आ रही है, हर कोई अपने क्षेत्र का इतिहास, जिसमें मेला भी शामिल है, और वहाँ के ही लोगों से राइटअप करा रहे हैं। ग्रामीण इतिहास की तरफ से पहले हिंदी इतिहास में जो जन इतिहास का नूर हसन का कंसेप्ट आया, इरफान रेब का राजा का इतिहास होता है, जनता का इतिहास होता है, उसी कड़ी में गाँव का अपने क्षेत्र लोक का इतिहास, लोक साहित्य जो हम कहते हैं, और साहित्य को जानना, समाज को समझने के लिए जो जितने लोकगीत हैं उससे हम जान सकते हैं उस क्षेत्र विशेष का। भोजपुरी मगही बचिका का है कि स्त्रियों दर्द और समाज का क्या दर्द रहा, जो इतना गीत है, बेटियों मैंने जुदाई का गीत, सोहर का गीत, तमाम गीत, वो ग्रामीण इतिहास उसी तरह की कड़ी है, जिससे एक तरह से इतिहास नहीं समझिए तो ग्रामीण लोक कथाओं, लोकगीतों, लोक कथाओं का संकलन और अनुभव है कि कैसे उनमें ग्रामीण इतिहास दर्ज होता है। लोक कथाएं हैं और लोकगीत, वो इतिहास का लोक, जो हमारे साहित्य का लोक साहित्य है। तो सर अलग हट कर महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इससे हम सबको और एक तरह से
बिहार से जुड़े हैं, बिहार से ही शुरू कर रहे हैं, तो हम सबको इनका रीडिंग होना चाहिए, बधाई देना चाहिए कि परंपरागत इतिहास साहित्य एकेडमिक्स लिखा जाता है, आता है, पढ़ते हैं। लाइब्रेरी बैठेंगे, कोई इतिहास लिख लेगा, हिंदी साहित्य इतिहास लेकिन समझते हैं, हम पढ़ते हैं कि नया इतिहास नहीं लिखा जा रहा, राक्षसों में कहीं फॉर्मेट सब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काम सबसे अलग तरह का काम है कि नए तरह के इतिहास जो जनता के बीच स्मृतियों में दर्ज है, वो इतिहास लिखने का काम और संकलन काम कर रहे हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मौलिक इतिहास लेखन के लिए ये हमारे बीच में आए, और किताब जब आ जाती है तो हम चाहेंगे किताब आप लोग पढ़िए, और हम जेएनयू में हम चाहेंगे कि जेएनयू का अगला सिलेबस बने, तो इस तरह का कोई ग्राम लोग चैप्टर है, लोक कथाओं का स्पेशल पेपर हम लोग पढ़ते हैं, लोक इतिहास करके एक भी आए जिसमें इन लोगों का काम उसमें दर्ज हो। हमारे शहर में आए तो शहर में एक होता है कि साहित्य के जो हमारा समाज है और साहित्यकार के रूप में भी है, अध्यापक